हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 10th में हिंदी में 2020 में जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था उसका फुल एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्रेशन पूरा मिलेगा आपको, इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेंगे और जो भी मैं आप ओरल बोलूँगी वो भी अपने आप में क्वेश्चन होगा। तो आप इसको करने से पहले अपने नंबर भी देखते जाइए कितने अचीव कर रहे हो, और साथ साथ जो भी आपको न्यू क्वेश्चन मिले वो आप कॉपी पे नोट डाउन कर लो, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो लॉन्ग कितना भी हो जाए पर आपको ये पूरा देख लोगे तो इससे बाहर आपको एग्जाम नहीं मिलेगा। जो भी मैंने अब तक अपलोड किए हैं आप एग्जाम से पहले बस इनको एक बार देख के जाना सारे, और आपको 100% डेफिनेटली डिक्टो वही मिलेगा। ठीक है, ना मिले तो कहिए। इससे पहले मैं साइंस की भी अपलोड कर चुकी, इंग्लिश की भी, 12th 9th। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2020 का 21 में तो एग्ज़ाम हुए नहीं थे कोविड की वजह से, तो ये अब आप जो एग्ज़ाम दोगे 2022 में। ये 70 मार्क्स का होता है, सबको पता है, और मैं आपको बता भी चुकी हूँ कई बार। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे सभी सब्जेक्ट में, बाकी आपका 70 मार्क्स का थ्योरी का पोर्शन होगा। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, 3 आवर्स का ये होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिक्टो यही मिलने वाला, सेम। आपको ट्रू फॉल्स पता करना होता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपने रचना अच्छे से कर रखी है याद, तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर लोगे और गलत नहीं होगा। जो भी आप जीवन परिचय याद करते हैं तो उसकी आपको रचनाएं बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करनी है। भले ही एक रचना पूछी जाती है पर आप ज़्यादा ज़्यादा जो मेन है वो याद कर लो। रचनाओं से भी रिलेटेड मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो डाल दूंगी, उससे आपको एग्जाम में मिल जाएगी। तो हमारा इसमें से आपको पहचानना है। फर्स्ट है, श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। ये सही है या गलत है? चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पन्नाल बख्शी हैं। गोविंद बल्लभ पंत भारतीय के प्रमुख उपन्यासकार हैं। तो इसमें 3 तो आपको गलत है और एक आपको फाइंड आउट करना है जो इसमें से ट्रू है। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा अब तक। तो इसका कौन सा सही होगा? एलिमिनेट आप कर लिया करो। चिंतामणि अच्छे से याद है, आपके सिलेबस में भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है। ठीक है, चिंतामणि। इसमें हरिकृष्ण प्रेमी दे रखा, तो ये तो पहले से गलत हो गया। अब कौन बचे? श्रीनिवास दास। ये नाटककार नहीं है, ये क्या है? ये उपन्यासकार है। ये भी आप एक्स्ट्रा जो मैं बोल रही हूँ वो भी अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? उपन्यासकार। अगर यहाँ पे उपन्यासकार लिखा होता तो आप उसको सही कर देते। ये उपन्यासकार है। चिंतामणि के कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और विधा पूछ लेता है कि कहानी है कि आत्मकथा है या संस्मरण है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चिंतामणि एक निबंध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, झलमला कहानी के लेखक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हैं। इनका भी एक चैप्टर था क्या लिखूं, जो कि अब सिलेबस से आउट कर दिया है। क्या लिखूं पहले आता था, जो आपका 30% लेस हो गया उसमें से ये हटा दिया गया है। फोर्थ है, गोविंद बल्लभ पंत भारतीय द्वीप के प्रमुख उपन्यासकार हैं। ये क्या थे? ये नाटककार हैं। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये। ठीक है, और भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, होम मिनिस्टर। और उन्होंने रचनाएं भी की थी, बरमाला इनकी रचनाएं। ठीक है, और ये छायावादी युग के हैं। किसके? छायावादी युग के हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके इसमें से 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन से। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति का रचयिता लिखना है। 4 में से आपको एक करना है। अगर आपने जीवन परिचय में अच्छे से याद करोगे तो आपको ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये 10 नंबर के आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जितना बता दो आप उतना कर लीजिए, बस एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, सूरदास, तुलसीदास, इनकी रचना पढ़ लो। तो मैं आपको चारों ही बता दे रही हूँ। रस मीमांसा के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, एक घूंट। एक घूंट एक नाटक है, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का। लिख लो कहीं कॉपी पे आप, जयशंकर प्रसाद। और रस मीमांसा ये मैंने कम्युनिटी में भी पूछा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति आप समझ जाएंगे। साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, ये सब राजेंद्र प्रसाद के हैं। ये आपके सिलेबस में भी है। किसका? ये राजेंद्र प्रसाद का। एक भारतीय संस्कृति,
संस्कृत में भी चैप्टर है आपका और ये गद्य में भी है। ये राजेंद्र प्रसाद का है, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति। कलकत्ता से पीकिंग, ये भगवत सरल उपाध्याय की है, जिन्होंने अजंता अजंता चैप्टर है आपके सिलेबस में, उसकी भी भगवत सरल उपाध्याय, और कलकत्ता से पीकिंग की भी वही है। ये एक संत सम्राट है। तो मैंने आपको चारों ही बता दिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके जयशंकर प्रसाद, शिक्षा और संस्कृति के हैं राजेंद्र प्रसाद, और कलकत्ता से पीकिंग के हैं भगवत शरण उपाध्याय। फिर से देखो रचनाओं से पूछा गया, ये भी रचना, जितनी भी रचना याद कर लोगे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। बट पीपल के रचयिता इसके हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनके कुरुक्षेत्र भी बहुत फेमस है, रामधारी सिंह दिनकर की। रश्मिरति, कुरुक्षेत्र, ये सब इन्हीं के हैं। नेक्स्ट है नीड़ का निर्माण फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा गया। देखो इसमें लेखक नहीं पूछा है, ये पूछा है कि ये किस विधा पर आधारित है, मतलब पूछा है कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लेखक हैं हरवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, ये रचनाएं करते थे। हरवंश राय बच्चन, राज्य नहीं है राय, ठीक है, हरवंश राय बच्चन। और ये इसकी विधा पूछी तो विधा है ये आत्मकथा, ये इनकी आत्मकथा थी। आपको आंसर देना आत्मकथा, ठीक है। किस विधा पर आधारित है? आत्मकथा। और लेखक पूछा होता तो हरवंश राय बच्चन, खूब पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ये इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट देखो रिपोर्ताज साहित्य विधा के किन्हीं 2 लेखकों का नाम लिखना है। तो रिपोर्ताज में लेखक हैं आपके, फर्स्ट है रागे राघव, ठीक है, और सेकंड है धर्मवीर भारती। नोट डाउन कर लो आप कहीं भी कॉपी पे, रांगे राघव और धर्मवीर भारती। इनकी रचनाएं भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो रचना भी पूछ लेता है। तो इनकी तो एक रिपोर्ट, इन्हीं के नाम से रा से याद कर लो, रागे राघव एक रिपोर्ट, एक इनकी ये रचना होगी। और धर्मवीर भारती की तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठंडा लोहा, अकाल की एक छाया, कनप्रिया, ये सब इन्हीं की हैं धर्मवीर भारती की, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, इसमें से आपके ये हो गए रीत काल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियां का उल्लेख करना है। देखो आप रीत काल, इसकी प्रगतिवादी, छायावादी, इनकी रचनाएं और प्रयोगवादी, इनकी प्रवृत्तियां एग्जाम में बहुत पूछी आती है। और इनके आपको वो भी आना चाहिए कि इससे इसके लेखक कौन है, रीत काल के, छायावाद के कौन है, देखिए पूछा गया है। तो रीत काल की 2 प्रवृत्तियां आपको बतानी है इसमें, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें एक तो पहली है हमारी ब्रजभाषा की प्रधानता, ब्रजभाषा की प्रधानता मैं बोलते जा रही हूँ। सेकंड है श्रृंगार रस की प्रमुखता, मतलब श्रृंगार रस को इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई है, ब्रजभाषा। सेकंड है श्रृंगार रस की प्रमुखता। और थर्ड है आपका रीत ग्रंथों का निर्माण, रीत से याद रखना है, रीत ग्रंथों का निर्माण, ठीक है। मैंने 3 बता दी, इसमें 2 पूछी हैं। फिर छायावादी, इसके 4 स्तंभ कहे जाते हैं, वो आपको याद होने चाहिए चारों छायावादी युग के। एक तो कवित्री है महादेवी वर्मा, ठीक है, ये 4 स्तंभ है छायावादी युग के, महादेवी वर्मा। सेकंड है जयशंकर प्रसाद, थर्ड है हमारे सुमित्रानंदन पंत, और फोर्थ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैं केवल निराला लिख देती हूँ, पूरा नाम मैंने बोल दिया है। ये 4 स्तंभ कहे जाते हैं छायावादी युग के। कौन कौन से? कवित्री पूछे तो महादेवी वर्मा, फिर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावादी युग के 4 स्तंभ कहे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे 2 पूछे गए ना, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। कभी पूछे तो आप महादेवी वर्मा को छोड़ सकते हैं, 3 में से कोई भी लिख दो, जयशंकर और सुमित्रानंद पंत। इनकी रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंद पंत की पल्लव ये होनी, और लोकायतन पूछी जाती है। प्रयोगवादी काव्यधारा किसी एक प्रवृत्ति का नाम, इसकी भी ये रचनाएं पूछी हैं। ये प्रयोगवादी, रीतकाल, भक्तिकाल, इनके अच्छे से याद कर लो। तो इसकी एक तो क्रांति की शाखा, पहला पॉइंट, ठीक है, और दूसरा है आपका शोणित,
यहाँ पे ऐसे लिखना है, शोषित, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। इसमें इस वर्ग को पीड़ा को बताएगा, पर एक पूछी गई है तो आप क्रांति की लिख सकते हैं, क्रांति की भावना, इसमें क्रांति की भावना एक रचना लिख दो। और प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञेय, सबसे फेमस है ये। देखो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी बता देती हूँ। प्रयोगवादी कवि अगर आपसे पूछा है तो अज्ञेय। इनकी रचनाओं के नाम, एक शेखर एक जीवनी, बहुत फेमस है, शेखर एक जीवनी इन्हीं की रचना है। और तारा सप्तक बहुत पूछा जाता है, तारा सप्तक, इसके लेखक पूछे जाए तो ये भी अज्ञेय है, ठीक है। और ये शॉर्ट में नाम है अज्ञेय। डेट पूछी जाती है, प्रथम तारा सप्तक कब आया था? ये आया था 1943 में। और द्वितीय पूछे तो 1951 में। मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता दे रही हूँ आपको कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं जाएगा। और तीसरा पूछेगा तो 1959 में। ये इंटरव्यू को पूछे जाते हैं। प्रथम तारा सप्तक 1943 में आया था, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में। लेखक कौन है? अज्ञेय। और ये प्रयोगवादी जो अभी बताया था इसी के ही थे। तो ये हो गया। अब ये आपके व्याख्या है। तो इसमें देखो, एक मित्रता वाला चैप्टर जो जयशंकर प्रसाद का है, और एक ममता। मित्रता वाला सॉरी जयशंकर का नहीं, मित्रता है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिसकी चिंतामणि थी रचना। और दूसरा एक ममता, जयशंकर प्रसाद। मित्रता की पहचान क्या है? कुसंग, ज्वर, ठीक है, कुसंग, ज्वर, ये सब आता है उसमें। संगति, बहुत कुछ संगति। तो इसकी पहचान आपका ये हो गया कि मित्रता चैप्टर है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। मित्रता का ये हो गया। फिर आएगा आपका ममता। ममता में दुर्ग, किले, इसकी बातें हैं, ठीक है। ममता बैठी रो रही है, ये सब किसी स्त्री की बातें हो रही तो वो ममता वाला चैप्टर है। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये दो चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाले चैप्टर में आपका एक भारतीय संस्कृति इंपॉर्टेंट है, जिसमें संस्कृति की बातें आ रही है, वो भारतीय संस्कृति है। उसके लेखक है राजेंद्र प्रसाद। 3 चैप्टर वो, और लास्ट में ये अजंता वाला। इसमें देखो सभी का चित्र, कहानी इस तरह से बोला हो, और लास्ट में कहीं ना कहीं आपको अजंता जरूर दिख जाएगा। तो इससे आप पहचान सकते हो कि अजंता चैप्टर है, ठीक है। तो आपको अगर गद्य की व्याख्या मिलेगी गद्य की तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये हमने पहचान लिया, अजंता से लिया गया, तो इसका संदर्भ हम आराम से लिख देंगे। किस तरह से लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश, गद्य का है तो क्या लिखते हैं? गद्यांश। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है। अजंता जब आप लिखोगे तो ब्लैक से लिख के इसे ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करो, हाईलाइट कर दो, इससे कि एग्जामिनर को दूर से दिख जाए कि आपको अच्छे से आता है और नंबर पूरे मिले। और फिर इसके लेखक लिख देना, भगवत शरण उपाध्याय। अभी आपको बताए भी थे मैंने, कलकत्ता से पीकिंग वाली रचना नहीं की है, भगवत शरण उपाध्याय। इस तरह से आप लिख देंगे, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय पूरा नाम है इनका। ये हो गया इसका संदर्भ। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पे ये अंडरलाइन है ना, वहाँ तक आपको अपनी भाषा में थोड़ा बड़ा चढ़ा के देना होता है आंसर। नहीं आ रहा तो आप ये भी लिख सकते हैं, खाली छोड़ के नहीं रखना है, कुछ ना कुछ लिखोगे तो नंबर मिल जाता है। स्टार्टिंग ऐसी करना है कि आपको लेखक कहना चाहता है कि जहाँ बेरमी है वहीं दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा है। इसको अपनी भाषा में देना है कि ऐसा प्रतीत हो माना सांसारिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अजायब घर हो। यहाँ पे जहाँ बेरमी है वहाँ पे दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहाँ पर क्षमा का सोता फूट पड़ा हो, ठीक है। राजा कंगले इनकी कहानी बताई है यहाँ पे कि जहाँ क्रूरता का चित्र वहीं चित्र में दया का समुद्र भी उमड़ता है। इस तरह से आप बना बना के लिख सकते हो। पक्षी, कलाकार, हाथी, इनका चित्रण किया गया दीवारों पर, ठीक है। हैवान की हैवानियत को, इंसान की इंसानियत को आसानी से जीता जा सकता है, ये आप इसको बना सकते हैं।
और ये सब आपको कहाँ सीखने को मिलेगा? अजंता में। और इसके अलावा आप कहीं भी नहीं सीख सकते। इसमें लिखा है कि ये सब आपको देखना है, हैवान की हैवानियत, इंसान की इंसानियत को कैसे जीता जा सकता है, ये कोई अजंता में जाकर देखे या सीखे। ये बिच्छू, नर, नारी, मनुष्य, इनकी सभी के वहाँ पे चित्र दिखाए गए हैं। ये हो जाएगा। फिर कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है यहाँ पर? तो किसके जीवन का किया है? बुद्ध के जीवन का। गौतम बुद्ध बहुत ही फेमस है, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो किसके? बुद्ध के जीवन की, बुद्ध के जीवन का चित्रण किया गया है। अजंता की गुफा में इन्हीं के बारे में बताया गया। तो ये हो गया हमारा पैसेज। दो में से एक करना होता है। दूसरा देख लेते हैं किस चैप्टर से आया है। और सेकंड वाला है, आपको एक ही करना है, मैं आपको दोनों ही बता दे रही हूँ। इसको पहचानो, पहले आप इसको थोड़ा सा रीडिंग करो, आपको पहचान में आ जाएगा। देखो मैंने अभी बताया था, मित्रता, ज्वर, संगति आए, ममता, रो रही थी, दुर्ग में बैठी थी, विधवा थी, तो ये सब बातें उसमें आती हैं। तो आप इसको पढ़ के पता करो। जिसमें संस्कृति ये सब आए तो भारतीय संस्कृति है। 3 चैप्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपको 100% इन 3 चैप्टरों में से मिल जाएगा। और लास्ट में आप एक अजंता वाला कर लो। तो इसको पढ़ो। कभी कभी मूर्त रूप से सामने आता है, हमारा सौभाग्य रखे हम ऐसे एक मूर्त रूप में अपने चलते फिरते हंसते रोते, ये सब है। फिर खिला दिया, केवल इसी देश के लिए। देश से आप जान सकते हो कि इसमें किसकी बातें हो रही हैं। कौन सा चैप्टर है? भारतीय संस्कृति, देश की बातें की गई है ना। तो इस तरह से आप वर्ड कैच कर सकते हैं। संदर्भ आप ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। उसमें क्या लिखना था? अजंता नामक पाठ से लिया गया। उसके लेखक थे भगवत सरवर उपाध्याय और इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित की व्याख्या फिर से, जहाँ से ये अंडरलाइन हो रही है यहाँ तक, बस इतने का आपको अर्थ देना है। लेखक कहना चाहता है कि एक नैतिक आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से, मतलब प्राचीन काल से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश यानी पूरे देश में बहता रहा है। कभी कभी मूर्त रूप, मतलब मूर्त का मतलब होता है सामने दिखाई देना, अमूर्त का मतलब होता है जो हमारे सामने ना हो। कभी कभी मूर्त रूप मतलब सामने से दिखाई देता है या हमारे सामने आता रहता है। तो इस तरह आपको इसको लिख देना है। फिर लेखक गद्यांश में क्या संदेश देना चाहता है? तो इसमें सत्य और अहिंसा की बातें बताई गई हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर में बातें। तो आप अपनी भाषा में लिखोगे कि इसमें लेखक सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का अपने जीवन में उतारने का संदेश देता है, मतलब सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। ये हो गया हमारा। फिर देख लेते हैं काव्य की व्याख्याएं। ये 6 मार्क्स कहते हैं, इसमें से आपको 2 में से 1 करनी है। उसको गद्यांश कहते हैं, इसको पद्यांश कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको किस किस चैप्टर की करनी है? देखो सूरदास, सूरदास की पहचान है कि उनकी हर रचना में कहीं ना कहीं सूर लिखा होगा, ठीक है। बिहारी का भी, रसखान का उनकी रचनाओं में रसखान आ जाता है हर किसी में कहीं ना कहीं। ये हो गया सूरदास, रसखान हो गया। बिहारी की पहचान क्या है कि 2 लाइन का दोहा होता है उनका, बस मेरी बबादा रो, ये वाला पूछा था कई बार। तो 2 लाइन्स का अगर श्लोक आ जाए तो वो बिहारी का ही होगा। एक हो गया, 2, 3। और तुलसीदास का क्या है कि राम, लखन, सीता, धनुष, ये सब कहानी अगर बातें हो रही हो, पूरा रामायण के कुछ भी वर्ड आ जाए तो वो तुलसीदास का ही है, ठीक है। ये मैंने आपको पहचान बता दी। तो इससे बाहर आपको व्याख्या नहीं मिलेगी। तो इसमें कहीं आप वर्ड कैच कर पा रहे हो? देखो इसमें राम आ गया, यहाँ पे आ गया है ना। तो ये पहचान लो कि किसकी है। देखो यहाँ पे भी राम है, तुलसीदास के, ये लिखा हुआ है तुलसीदास का। तो इसमें आपको कैसे कर देना है? संदर्भ आपको कैसे लिखना है? इसमें प्रसंग भी बता देते हैं, कभी कभी ऐसे ही लिख देते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश का नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य के श्री रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। और बालकांड में भी और पूछा है तो बालकांड का धनुष भंग से लिया गया है। और ये किसके द्वारा रचित है? तुलसी द्वारा। आप पूरा अपने ऐसे कर सकते हैं कि तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के, ये बहुत सारे अध्याय होते हैं, लंका कांड, बालकांड, इस तरह से, उसके धनुष भंग से, जो धनुष तोड़ने की कथा है ना, तो धनुष भंग से लिया गया है।
इतना ना लिख पाओ तो आप इतना याद रखना कि बालकांड से, ठीक है, रामचरितमानस। और ये किसकी रचना है? तुलसीदास के द्वारा रचित है। गीतावली, कवितावली, दोहावली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुलसीदास की रचना है तीनों। ये हो गया। इसमें तो आपको कुछ अंडरलाइन से क्वेश्चन आती नहीं, आपको बस डायरेक्ट लाइन की व्याख्या करते जाने हैं। स्टार्टिंग में क्या है कि प्रसंग में कि लक्ष्मण जी बोलते हैं, धरती को धारण करने वाले कच्छप, शेषनाग, इनको सावधान करते हैं कि श्री राम शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। जब तोड़ने जाते हैं तो उनकी प्रार्थना करते हैं, तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। दी सिंह कुंज रहू, कमट अहि कोला, धरो धरनी धीर धीर ना डोला। यहाँ से आपको इसकी हिंदी बतानी है, ठीक है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेषनाग, आप सब धैर्य धारण करते हुए पृथ्वी को थामे रखो। शेषनाग पर पृथ्वी टिकी है ना, तो कहते हैं शेषनाग पर आप पृथ्वी को बस थामे रहो, जिससे धनुष भंग होने पर तनिक भी ना हिल पाए। मतलब जब धनुष को तोड़ा जाए तो थोड़ा सा भी हलचल ना हो, क्योंकि बहुत ही भारी था वो धनुष, कोई नहीं उठा पाया था उसको राम के अलावा। तो ये सब इसमें बताते हैं। चाप समीप राम जब जाए, जब कर, इसको ना अपनी भाषा में आपको कहते जाना है कि श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर तुम सब सावधान हो जाओ। श्री राम धनुष के पास जाए, यहाँ पे आ गया ना ये लाइन, चाप समीप जब राम जाए, ठीक है। तो सभी स्त्री पुरुषों ने, देवताओं ने अपने पुण्यों को मनाया ये धनुष भंग हो जाए, क्योंकि सभी लोगों को ये संदेह था कि राम धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। उस सभा में जो भी लोग थे वो ये सोच रहे थे कि जब हम नहीं उठा पाए तो ये कहाँ से उठा लेंगे। तो लक्ष्मण जी यही प्रार्थना करते हैं। ये सब लिखने के बाद फिर लास्ट में आपको सीए पर सोच जनक कि सीता जी की चिंता है, ठीक है। जनक को भी पश्चाताप हो रहा है, उनको रानियों को भी दुख हो रहा है कि हमने ये सभा जो रखी थी स्वयंवर सीता का, इसमें कोई भी ऐसा नहीं जो धनुष को तोड़ पाए। इसीलिए सबको चिंता थी, डर था, आप इस तरह से बना के लिख देंगे। पर उनके पास कोई, श्री राम के बाहुबल रूपी अनंत समुद्र के पार जाना चाहते हैं, पर उनके पास कोई केवट भी नहीं है। राम बाहुबल सिंधु पारू, चहत पारू नहीं कोई कड़हारू। ये इसमें है कि श्री राम बाहुबली की सीमा को पार कर जाएं, उनके बाहुबल के सभी लोग जान लें, उनकी समस्या को, जो भी समस्याएं जनक की वो सब दूर हो जाएं, किंतु केवट के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति उनके पास नहीं है, ठीक है। ये सब उनकी पूरी इसमें कहानी है, ये आप कर सकते हैं इसको। और तुलसी की अगर आपको हार्ड लग रही तो सूरदास और रसकान की कर लो, बिहारी की छोटी छोटी है। टूटी है तेरी कब समाधि, ये किसका है? ये महादेव वर्मा का है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे आप? वही प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। हिमालय को और डिटेल में जाओ तो सांध्य गीत, कौन सा? सांध्य गीत से लिया गया है। और इसकी जो लेखा है ये कब तक किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने लिखी है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जानते हैं। पेपर में पूछा था कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो महादेवी वर्मा को। इन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ जिसमें से आया टूटी तेरी समाधि। हिमालय कविता है और उसी में सांध्य गीत से लिया गया है। व्याख्या आपको सेम ऐसी कर देनी इसकी भी। ये बोलने की टूटी है तेरी कब समाधि, हे हिमालय, महादेव वर्मा कहती कि हे हिमालय तू कितना कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाए बैठे हुआ है। इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर पाए या तोड़ नहीं पाए। वे तो केवल टकराए और हार मानकर लौट आए। पत्थरों की बता रहे कि कितनी भी आंधी तूफान आए टकरा कर लौट आए, पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ठीक है। दूसरी ओर जब तुमने धूप से तपे हुए धूल के कण की चीत्कार सुनी तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से जलधारा फूट पड़ी। ये सब इसी की कहानी है हिमालय की। एक बार पढ़ लोगे तो आप इसको बना बना के लिख सकते हो। मेरे हृदय में वर्षा का निवास है, नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान है, आंधी वर्षा आदि को झेलता है। उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने जीवन में संकटों को सह सकूं। कुल मिला के इसमें यही कहानी बताई गई है कि जिस प्रकार
हिमालय एक जगह खड़ा रहता है, कभी किसी से घबराता नहीं, कितना भी आंधी तूफान आए। ठीक है, उसी प्रकार इंसान को भी अपने दुखों से घबराना नहीं चाहिए। ये बस इसमें कहानी है। फिर आपका आएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको कितने करने हैं, देखो। फर्स्ट में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, यही कर लो, आपका 100% फंस जाएगा। शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, और इनकी एक एक रचनाएं। रचनाएं आपको आनी चाहिए। जयप्रकाश भारती अब आपके सिलेबस में नहीं है, इनकी रचनाएं थी उनका बचपन यूं भी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यही अभी बताई मैंने, भारतीय संस्कृति। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र हो गई, रश्मिरथी हो गई, ये सब। और एक बट पीपल अभी बताई दी मैंने। इसी तरह से काव्य में सूरदास और तुलसीदास अल्टरनेटिव बहुत पूछे जाते हैं, अल्टरनेटिव, कभी सूरदास कभी तुलसीदास, इस तरह से हर साल एक ना एक आता है। तो इधर आप सूर, तुलसी और बिहारी, ज़्यादा हो तो सुमित्रा भी कर लो, पर सुमित्रा नंदन पंत, पर आप 3 कर लो, इसी में से आ जाएगा, सूर, बिहारी, तुलसीदास। इनकी रचना है सूरदास की सूर सागर, सूर सारावली साहित्य लहरी, बिहारी लाल की बिहारी सत्सई है, सुमित्रा नंदन की लोकायतन है, पल्लव है, ये आपको याद होनी चाहिए, पूछी जाती है खूब। और चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, चिदम्बरम की बहुत फेमस रचना है। फिर आपकी व्याख्या आएंगी, संस्कृत की व्याख्या। ये श्लोक है, अब आपके सिलेबस में नहीं है। इसकी हिंदी ये थी कि हंस से बोला जाता कि हे हंस, अगर तुम ही निरीक्षीर विवेक को अलग करने में आलस करोगे तो संसार में ऐसा कौन विश्वासपात मित्र है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है। संस्कृत में आपको कौन से चैप्टर की व्याख्या करनी है, एक तो वाराणसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सारी व्याख्या पढ़ लो। इसकी 2-3 तो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। और एक भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर इसमें भी है 2, और एक श्लोक वाला। ठीक है, अगर आप श्लोक ना कर पाओ तो 2 में से ही आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब वाराणसी की ये आप ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। गद्यांश में आपको गद्य खंड लिखना होता है, इसमें पद्यांश लिख दो या काव्य खंड लिख दो, और इसमें क्या लिखना है, संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ये इसका संदर्भ हो गया। ठीक है, वाराणसी चैप्टर की व्याख्या बहुत ईजी है, देखो कैसे करना है। वाराणसी प्राचीन काल से ही गे मतलब घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति घोषित, घोषित मतलब होता है प्रकाशित है। ठीक है, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अत्र यहाँ अनेक आचार्य, ठीक है, क्या लिखे, अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, मूर्धना विद्वान मतलब उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं, मतलब पढ़ भी रहे हो पढ़ा भी रहे हैं। फिर जितना है बस उतना करना है, ना केवल भारतीय, ना केवल भारतीय अपितु मतलब बल्कि विदेशी भी वाराणसी में आते हैं, विदेशी भी देववाड़ी संस्कृति का अध्ययन के लिए यहाँ पे आते हैं, आगन से मतलब आते हैं, विदेशी भी यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते हैं देववाड़ी का। निःशुल्क चा विद्या गृहणयंती मतलब और यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। बस यहाँ तक आपको लिख देना है, इतना हो गया, जितना पूछा है उतना देना है। फिर आपको 1-2 नंबर का श्लोक मिलेगा, इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब जो इस पेपर में ना आया होगा वही आपको लिखना है। वंदना मैडम वाला कर लो आप, 2 दूरगाम हो ये कर लो, 2 कर लो आप, एक पेपर में आया तो 1 लिख देना, कोई भी ना तो आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर संस्कृत में से आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं, ये वाला चैप्टर में से अब नहीं है, ये भी नहीं है, बस आपको भारतीय संस्कृति, चंद्रशेखर और वीर वीरण पूजते ये वाला चैप्टर है, तो ये आपको आने चाहिए। इसमें क्या करना है कि भारतीय संस्कृति का किसका संगम स्थल है, तो विविध निर्माणा, क्या लिखोगे, विविध निर्माणा, इस का की जगह विविध निर्माणा। और चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर कौन थे, तो का की जगह लिखोगे एक क्रांतिकारी देशभक्ता आसित। ठीक है, इस तरह से आपको कर देना है। का की जगह आपको वर्ड लिखना है बस,
एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी। और युवक, युवक लिख देने ऐसे विसर्ग ला के, युवक का आश्रित, ये हो गया चंद्रशेखर का। और इसका विविध निर्माण कैसे लिखेंगे, ऐसे बी द, फिर माँ को पर्रा अड़ा बिंदी, इस तरह से लिख देना है। ये हो गया आपका इतना 30 मिनट, आपको बस इतना ही लिटरेचर में टाइम लग गया। अब ग्रामर, बस ग्रामर के रूल मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी कवर। करुण अथवा हास्य रस, करुण रस किसे कहते हैं, पहले भी कई बार बताया, सेम 2 ही रस मिलेंगे आपको, एक कर देना है। किसी मित्र या सखा के बिछड़ने पर हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। एग्जाम्पल, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हास्य रस, किसी व्यक्ति की वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। एग्जाम्पल, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आए कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। पहले वीडियो में आप कई बार बता चुकी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता दे रही हूँ। उपमा में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति की वस्तु की तुलना दूसरे से करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है पीपर पात सरस मंडोला। अलंकार, आप रूपक और उत्प्रेक्षा कर लो, 100% फंस जाएगा। रूपक उत्प्रेक्षा एक जैसे हैं। इसमें क्या होता है कि किसी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरे राय। उत्प्रेक्षा में क्या है कि जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। एग्जाम्पल, चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल। तो आप रूपक उत्प्रेक्षा कर लो, बस इसको छोड़ दो, इससे फंस जाएगा। रोला सोटा में से आप रोला करो, मेरा सजेशन तो यही कि आप सोटा कर लो, रोला मत करो। रोला का एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा होता है, करने को आप कर सकते हैं। रोला में क्या होता है कि 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और सोठा में क्या होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा होती हैं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होती हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल है, जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक करवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। ये मैं पहले भी करवा दिया है, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जरूर लिखना, तभी आपको ये 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ग्रामर आपको डिक्टो यही मिलेगी, सेम जितना मैं बता दिया रही हूँ, और पूरा ये भी सेम फंसेगा। फिर आपको 3 मिलते हैं उपसर्ग, इनसे जोड़ के आपको आगे वर्ड बनाना है, एक ही एक। ठीक है, अन से आप क्या बना सकते हैं, अनर्थ, अनभिज्ञ, अप से अपमान, अपवाद, अनु से अनुकरण, अनुकूल। मैं 2-2 बता रही हूँ, आपको एक ही लिखना है। उप से उपकार या उपमान, सह से सहचर, ठीक है, या सहपाठी। अभि से अभिमान या अभिज्ञान, ये हो गया। फिर आपको 2 प्रत्यय बताने, एक प्रत्यय पीछे बढ़ लगा, त्वा महत्व, ठीक है, गुरुत्व, ता से मानवता महानता, पन से बचपन लड़कपन, हट से चहचहाहट कड़वाहट, बट से बनावट लिखावट। कोई भी आप 2 कर लोगे, मैंने सब बता दिया। फिर समास विग्रह, ये प्रधानाध्यापक पीताम्बर ये नहीं है, ये तत्पुरुष है, और ये पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कर्मधार है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ये 2 हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें ये चिन्ह आता है उसमें और लगाते हैं, तो खरा और खोटा। समास कौन सा होगा, द्वंद्व, मतलब झगड़ा कराता है ये चिन्ह, ये द्वंद्व हो गया। सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधुओं का समूह, सप्त मतलब 7, जिसमें संख्या है वो कौन सा हो गया, द्विगु। ये द्विगु और द्वंद्व 2 ही समास हैं। चिन्ह आए ये वाला तो द्वंद्व हो गया, खरा और खोटा। और डिजिट आए सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधुओं का समूह, तो हो गया आपका ये द्विगु और ये द्वंद्व, ये झगड़ा कराता है, खरा और खोटा। चराचर मिला के, कभी कभी ना चिन्ह नहीं आता तो आपको कैसे तोड़ के लिखना है, चर और अचर। ठीक है, सुरासर सुर और असुर, द्वंद्व और दिगु, संख्या आ जाए तो दिगु हो गया। चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिशूल 3 शूलों का समूह, ये सब आपके दिगु में जाएंगे। इससे बाहर आपको पेपर में नहीं मिलेगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने बता दिए। ये कर्मधार है और ये तत्पुरुष। तत्सम बहुत ईजी होते हैं। खम्बा को स्तंभ कहते हैं, आँख को अच्छी, ठीक है, अच्छी, इस तरह से। कछुआ कच्छप, चाम चर्म, ठीक है, चाम का क्या होगा, चर्म। चमड़ी को कहते हैं। एक आता है चड़क, चड़क होता है आपका चना, चड़क क्या होता है, चना, और चाम का होता है चर्म, खाल को कहते हैं। चड़क आए तो चना।
फिर ये हो गया। फिर आपका है पर्यायवाची कमल, जिसमें जा लग जाए, जल, जलज, नीरज, पंकज, सरोज, ठीक है, ये कमल का हो गया। दा लग जाए तो बादल का बन जाता है, धा लग जाए तो समुद्र का बन जाता है, जलधि, ये ट्रिक मैंने बताई भी थी। गंगा, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरता, कुछ भी लिख सकते हो। दो पूछे हैं, दिन का दिवस बार, नदी का सरता, तटनी, पुष्प का फूल, प्रसून, कुसुम। मैंने बहुत सारे बता दिए, बस आपको दो ही करने होते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं। संधि देखो, संधि आपकी देखो ये हट गई है, ये हट गई है, ये नहीं है, केवल आपके सिलेबस में यड़ संधि है। इसकी भी ट्रिक बताई थी मैंने, या और बा, यब, या और बा आ जाए तो यड़ संधि होगी। तोड़ का ये जोड़ना है, संधि करो मतलब जोड़ो। पित्रादेश, तो जोड़ के क्या बनेगा, पित्रादेश, पित्रादेश। और संधि का नाम भी आपको देना है, यड़ संधि। समास में से नाम बताना था, द्विगु द्वंद्व, ऐसे इसमें। मधु प्लस अरि, इसको जोड़ के कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, मधुवरी, ऐसे करके इस तरह से लिख देंगे, ऐसे यहाँ लिख देती हूँ। फिर यहाँ पे बिंदी लगा देंगे ऐसे, विसर्ग, और नाम होगा यड़ संधि। नाम जरूर लिखा करो, तभी 2 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर इसका आधा आधा होता है, आधा नंबर संधि का, आधा बताने का, और जोड़ोगे। ये हो गया। फिर देखो ये टेबल आपको फल मती में से कर लो, मधु नदी में से कर लो, चारों नहीं करने, इधर फल का कर लो, इधर नदी का कर लो। पूरी पूरी टेबल याद होनी चाहिए आपको। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं। इसने तृतीय व्यक्ति का बहुवचन पूछा है, तो फल का तो होगा फले, क्या होगा, फले, ठीक है, फल का। मती का होगा मतिव, मतिव, ये शायद मैं पहले भी उसमें भी आया था, उसमें भी बताया था। फल का फले, मत का मती, बस एक बार लिखना होता है, पर टेबल आपको पूरी याद करनी है। ये हो गया। मधु का क्या लिखना है, मधुप, मधु की भी यही बोला है तृतीय, मधुप, विसर्ग जरूर लगेगा। और नदी का नदीव, देखो सब में बहावा आ रहा है, सेम होते हैं ये, बस 2 याद कर लो। ये हो गया, ये हो गया। फिर ये इसमें आपका ये सिलेबस में ये नहीं है, ये हट गया। तो पठतु, देखो धातु तो इसी में पहचानो, पट है तो धातु कौन सी होगी, पट, ऐसे हलंत लगाओगे। बचन, बचन कौन सा है इसमें, एक वचन, वचन कौन सा है, एक वचन। लकार कौन सा है, लोट लकार, आज्ञा के लिए लगाते हैं, लोट लकार। अब धातु पट हो गई, पुरुष प्रथम पुरुष हो गया, पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष। पट धातु हो गई, प्रथम पुरुष, लकार लोट लकार, पट धातु हो गई, ठीक है। ये हो गया, एक वचन में है। हंसने का देखो, अहस्ता, आ लग जाते ना, आ, तो वो लिंग लकार बन जाता है, ठीक है, भूतकाल के इसमें। तो लकार तो ये हो गया, इस तरह से लिखेंगे, लिंग लकार, ऐसे है ना, लकार, ठीक है, लकार। प्रथम पुरुष इसका भी है, क्या है, प्रथम पुरुष। वचन कौन सा है, द्विवचन, वचन कौन सा है, द्विवचन, ठीक है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हिंदी में 2 ही होते हैं। ये हो गया। और क्या रह गया, धातु, धातु इस चीज़ से पहचान लो, हस, हस आ गया ना, तो धातु तो आप पहचान सकते हो, हस, ऐसे। धातु हस हो गई, पुरुष प्रथम पुरुष हो गया, लिंग लकार और द्विवचन, ये हो गया। फिर संस्कृत में अनुवाद करने आपको, देखो सागर के उत्तर में भारतवर्ष है, तो कैसे लिखेंगे, सागर का बोलेंगे समुद्रस्य, समुद्रस्य, अच्छे से लिखो उनको, ऐसे लिखना, समुद्रस्य, ठीक है। उत्तर दिशा में है तो उत्तर दिश, उत्तर दिश। फिर भारतवर्ष, भारतवर्ष में तो भारत वर्षम, समुद्रस्य उत्तर दिश भारतवर्षम, ये हो गया, ठीक है। सागर के उत्तर में भारतवर्ष है। फिर प्रातः उठना चाहिए, तो प्रातः काले, प्रातः काले उठना चाहिए, तो इसको लिखेंगे
उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठेयु, ठेयु विसर्ग लगा दें यहाँ पे आधा शाह, ये हो गया। फिर सदा सत्य की जीत होती है, सदा सत्यम जयते, ये हो गया। मैं आज घर जाऊंगा, तो अहम मतलब मैं, अद मतलब आज, घर का मतलब गिरहम, अहम अद गिरहम जाऊंगा तो गमिष्यामि, गमिष्यामि, मैं आज घर जाऊंगा। तो इस तरह मैंने आपको चारों बता दिए, पर एग्जाम में आपको 2 ही करने हैं। ये आज, कल, कल को श्व कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आज को अद, हमको बयम, शाह, वो है लड़का है तो ऐसे लिखेंगे शाह, और लड़की है तो शाह ऐसे लिख देंगे। पढ़ती है तो पठती, विद्या से, ये अभ्यास से विद्या बढ़ती है तो अभ्यासन विद्या बढ़ने को बढ़ते, दान से कीर्ति बढ़ती है, दानेन बढ़ते, ठीक है। इस तरह से आपको आने चाहिए, मैंने करवा दिए हैं। फिर देख तो क्या है इसमें, फिर क्या है, फिर आपको ऐसे ऐसे तो आप बना के लिखी दोगे। कवि में आप सूरदास, तुलसीदास इसमें से लिखोगे, लेखक नहीं लिखोगे, ठीक है। कवि की बात है तो सूरदास, तुलसीदास, बिहारी में से कोई भी लिख दो। बेरोजगारी, जनसंख्या, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और कोरोना वायरस भी इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हुई कोरोना के बाद। फिर आपका मुक्ति दूत है, बाकी ये सब कुछ नहीं करना, आपके सिलेबस में नहीं है, बस मुक्ति दूत करना है। मुक्ति दूत में एक तो पात्र का मतलब होता है गांधी जी के बारे में लिखना है, ठीक है। पात्र का मतलब है गांधी जी, इनके बारे में आपको लिखना है। चरित्र कर देना, देशभक्त, महान पुरुष, अलौकिक पुरुष, निर्भीक पुरुष, ऐसे करके हेडिंग बना के लिख देना। 3 नंबर में आएगा ना, तो 1.5 नंबर आपको गांधी जी के मिलेंगे और 1.5 नंबर सर्ग के मिलेंगे, ठीक है। तृतीय सर्ग में क्या है, अंग्रेजों के अत्याचार आंदोलनों का वर्णन है। प्रथम में क्या था, गांधी जी का करेक्टर है। द्वितीय में उन्होंने सपना देखा था। तृतीय में अंग्रेजों का अत्याचार है। चतुर्थ में आंदोलन है। 5वें भारत को जीत मिल गई थी। तो इसमें तृतीय सर्ग ऐसे आप डाल दोगे अपनी भाषा में बना के। तो इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, और इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। अगर मैंने जितने मॉडल पेपर डाले हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो, और आज में आप देखना कितने नंबर आपके आते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।